देखिए अब नया चैप्टर स्टार्ट होता है 10 सर्किल अर्थात व्रत। तो व्रत से संबंधित कुछ चीज़ों को समझते हैं कि व्रत की जीवा क्या होती है, व्रत खंड क्या होता है, व्रत का चाप क्या होता है, ऋज खंड और सकेंद्रीय व्रत किनको कहते हैं। सुनिए देखिए, अगर कोई व्रत है, इस प्रकार कोई व्रत है तो अगर हम व्रत के चाप की बात करें ना, तो व्रत खुद एक बड़ा चाप होता है। क्यों? क्योंकि अगर प्रकार लेकर के कोई सर्किल खींचे तो चाप का ही हिस्सा होता है। जैसे यहाँ पर अगर प्रकार की निब को रखा जाए और ऐसे खींचा जाए तो ये क्या है? चाप का ही तो एक रूप है। तो व्रत खुद एक चाप है। लेकिन अब बात आती है कि इस व्रत में कितने चाप हो सकते हैं? 2 चाप हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 2, एक लघु चाप और एक दीर्घ चाप। तो लघु चाप और दीर्घ चाप का पता कैसे करेंगे कि ये लघु चाप है और दीर्घ चाप है? इसका पता करने के लिए व्रत में खींच लेते हैं कि जीवा। अच्छा, जीवा क्या होती है? जो केंद्र से होकर ना जाए। हालांकि जो केंद्र से होकर जाती है वो भी जीवा होती है, लेकिन वो सबसे बड़ी जीवा होती है। व्यास जो होता है वो केंद्र से होकर जाता है, उसको हम व्रत की सबसे बड़ी जीवा कहते हैं, व्यास को। जैसे समझो, ये जो व्यास है जो केंद्र ओ से होकर जाएगा, ये व्रत की सबसे बड़ी जीवा कही जाती है। ये व्रत की सबसे बड़ी जीवा है, जिसका नाम ए भी है। अब अगर हम बात करते हैं कि ये व्रत की सबसे बड़ी जीवा है, इसने व्रत को कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। अब याद रखना, जब कभी भी व्रत के केंद्र से कोई जीवा खींची जाती है वो व्रत का व्यास कहलाती है, पहली बात। और दूसरी बात, वही व्यास व्रत को 2 बराबर भागों में बांटती है। ये व्यास जो है व्रत को 2 बराबर भागों में बांट देगा, एक ऊपर और एक नीचे। अच्छा, जो ये इक्वल भाग में बंटने के कारण अभी ना लघुचाप दिखाई पड़ता है और ना दीर्घचाप दिखाई पड़ता है। तो हम करेंगे क्या, एक व्रत बनाएंगे और लघुचाप और दीर्घचाप का पता करने के लिए हम छोटी जीवा खींचेंगे। कैसी जीवा खींचेंगे? छोटी। एक व्रत बनाया और इस व्रत में अगर हम ये छोटी जीवा खींच दें, इस जीवा का नाम हम अगर ए भी दे दें, क्या नाम दे दें? ए भी। तो अब हमें चाप दिख जाएगा। देखो ये चाप दिख रहा है, नीचे दिख रहा है। अगर इस चाप का नाम थोड़ा तुम्हें बताना चाहें तो मान लो इस चाप का नाम ACB है। ACB दिख रहा है चाप? बताइए ये कौन सा चाप हुआ? लघु चाप। तो फिर दीर्घ चाप कौन सा हो गया? बताइए। ADB। कौन सा हो गया? ADB। हाँ, इसको लघु चाप कहते हैं और दीर्घ चाप ADB। अब तुम कहोगे चाप कैसे दिखा है? तो आप प्रकार की निब लेंगे, जब खींचेंगे तो चाप दिखेगा ऐसे। तो प्रकार लिया और ऐसे खींचा तो ये क्या दिखा? ACB चाप। और दीर्घ चाप, ये दीर्घ चाप हो गया। कौन सा? ADB। समझ लो, ADB। और ACB क्या हो गया? लघु चाप। तो लघु चाप दीर्घ चाप के बारे में समझे कि लघु चाप क्या होता है, दीर्घ चाप क्या होता है। ठीक है। अब अगर आपको लघु व्रत खंड और दीर्घ व्रत खंड के बारे में समझना हो तो कैसे समझेंगे? व्रत खंडित कब होता है? व्रत खंड से ही स्पष्ट है, व्रत को खंडित कर देना, यानी व्रत को 2 बराबर भागों में बांट देना। 2 बराबर भागों में बट जाए तब भी व्रत खंडित होता है। लेकिन अगर हम कहें कि व्रत को इस प्रकार बांटो कि उसमें लघु व्रत खंड अलग नजर आए और दीर्घ व्रत खंड अलग नजर आए, तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें छोटी जीवा खींचनी चाहिए। और अगर हम कह दें कि इस प्रकार बांटो कि दोनों ही व्रत खंड बराबर हो जाएं, तो हमको सबसे बड़ी जीवा खींचनी चाहिए। सबसे बड़ी जीवा कहाँ से होगी जाती है? केंद्र से। तो ये केंद्र से होकर जाएगी, तब जाकर के ये दोनों बराबर व्रत खंड होंगे। कैसे होंगे? बहुविकल्पी टाइप ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि एक व्रत को 2 बराबर व्रत खंडों में अगर बांटना हो तो जीवा कहाँ से खींची जा सकती है? तो आप लिखेंगे केंद्र से। उसमें कई ऑप्शन दे सकते हैं, समझ लो कि समझ लो। तो जब कभी भी 2 बराबर व्रत खंडों में किसी व्रत को बांटना हो तो उसके बिल्कुल सेंटर से हम जीवा को खींचते हैं। अगर हमें ये बांटना हो कि एक लघु का पता करना हो, एक दीर्घ व्रत खंड का पता करना हो, तो हम छोटी जीवा खींच देते हैं। अब सुनो, इधर देखना। अब अगर इसमें पूछे कि इसमें लघु व्रत खंड क्या है, तो आप कहेंगे लघु व्रत खंड की जो लंबाई है वो है ACBA। देखो हम थोड़ा साइडिट करते हैं तो उसमें लघु व्रत खंड दिखेगा। साइडिट मतलब होता है छायांकित करना। हम छायांकित करते हैं तो उसमें लघु व्रत खंड वाला भाग दिखेगा। देखो ये लघु व्रत खंड वाला भाग है, कौन सा? ACB दिखा। अब ऊपर वाला जो शेष भाग वो चाहे वो दीर्घ व्रत खंड का है, देखो उसको भी छायांकित कर दे, वो तो दिख ही रहा होगा। जो प्लेन भाग है किसका है? दीर्घ व्रत खंड का। तो इसका नाम क्या है? देखिए ADBA। क्या नाम है? ADBA। याद रखो, जब कभी भी किसी भी जीवा के लघु व्रत खंड और दीर्घ व्रत खंड का पता करना हो तो उसको हमेशा जीवा से ही स्टार्ट करके जीवा पर ही समाप्त करते हैं। इधर जब किसी भी जीवा के लघु व्रत खंड और दीर्घ व्रत खंड का पता करना हो तो उसकी स्टार्टिंग जीवा से ही शुरू करते हैं और जीवा पर ही लास्ट में ला करके खत्म करते हैं। जैसे सुनो, हमें अगर लघु व्रत खंड का पता करना है तो जीवा से स्टार्टिंग होगी। इधर देखो ABCA, खत्म हुई जीवा पर ही। अगर मैं दीर्घ व्रत खंड का पता करना है तो इसी जीवा से स्टार्टिंग होगी। देखिए ADBA। सही है। तो आप समझे कि लघु व्रत खंड और दीर्घ व्रत खंड कौन सा है?
ए बी सी ए लघु वृत्तखंड है और ए डी बी ए दीर्घ वृत्तखंड है। अब अगर हम चाप की बात करते हैं तो चाप कौन सा है बताओ? ए सी बी कौन सा है? अब ये जीवा सम्मिलित नहीं होगी, चाप में जीवा सम्मिलित नहीं होती है, वृत्तखंड में जीवा सम्मिलित होती है। देखो ना, अगर वृत्तखंड की बात की तो हमने लिख दिया ए सी बी ए, जीवा आ गई। और हमने कह दिया चाप बताओ, लघु चाप बताओ, तो देखो ए सी बी, समझ रहे हो? तो इसे एक बात स्पष्ट हो गई कि अगर हमें वृत्तखंड बताना हो, वो भी लघु वृत्तखंड, तो इसमें लघु वृत्तखंड में इसकी जीवा को सम्मिलित नहीं करेंगे, वो जीवा को सम्मिलित करेंगे। अगर लघु चाप को बताना है तो जीवा को सम्मिलित नहीं करेंगे। अगर हमें दीर्घ चाप की लंबाई बतानी है तब भी हम जीवा को सम्मिलित नहीं करेंगे, अर्थात एडी भी। और अगर हमें दीर्घ वृत्तखंड की लंबाई बतानी है तो हम जीवा को सम्मिलित करेंगे। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जीवा को सम्मिलित किया जाता है कब? जब हमें वृत्तखंडों की लंबाइयों को बताना होता है। जैसे वृत्तखंड की लंबाई बतानी है लघु वृत्तखंड की, तो क्या होगी? ए बी सी ए, सम्मिलित करना पड़ेगा जीवा को। दीर्घ वृत्तखंड की लंबाई बतानी तब भी जीवा को सम्मिलित करना पड़ेगा, ए बी डी ए, सही है? तो लघु चाप, दीर्घ चाप, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड, समझ गए आप लोग? ठीक है। वृत्तखंड की पहचान जीवा करवाता है और चाप की पहचान चाप स्वयं चाप होता है, समझ रहे नहीं? वो तो वृत्त का एक हिस्सा ही होता है, समझ रहे नहीं? समझ रहे? ठीक है। अब वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, लघु चाप और दीर्घ चाप के बारे में समझे। अब बात आती है कि लघु त्रिज्य खंड और दीर्घ त्रिज्य खंड क्या होता है, तो इसको भी समझ लीजिए। इधर देखो, जब भी बात त्रिज्य खंड की आ जाती है ना, जब भी बात त्रिज्य खंड की आ जाती है तो हम उसका रिलेशन त्रिज्या से निकालते हैं। किससे निकालते हैं? जाओ, त्रिज्या से रिलेशन जब निकाला जाता है तो तैसे में यहाँ पर एक सेंटर ले लेते हैं, इधर एक सेंटर ले लेते हैं और उस सेंटर से हम 2 पॉइंट खींच देते हैं। इधर देखना, एक पॉइंट हमने खींच दिया ओ ए और दूसरा पॉइंट हमने कौन सा खींच दिया? ओ बी। तो इस प्रकार 2 बिंदु हमने खींच दिए, एक ओ ए और एक ओ बी। हमने बोला जब भी त्रिज्या का वो क्या त्रिज्य खंड का मेजरमेंट करना हो, आपको बताना हो कि त्रिज्य खंड क्या होता है, तो आप क्या खींच देंगे? त्रिज्याएं। क्या खींच देंगे? सुनो, अब इसमें बताना हो कि लघु त्रिज्य खंड कौन सा होगा, तो त्रिज्याओं से ही मेजरमेंट करोगे, केंद्र से उठाओगे। हमने कहा वृत्तखंड का पता करना हो तो जीवा से उठाओ, कहाँ से? और त्रिज्या का त्रिज्य खंड का पता करना हो तो त्रिज्याओं से उठाओ। देखो, अगर हम कहें लघु त्रिज्य खंड की लंबाई बताओ तो यहाँ से सेंटर से करोगे, ओ ए सी बी ओ, ओ ए सी बी ओ, लघु त्रिज्य खंड। अगर हम कहें दीर्घ त्रिज्य खंड की लंबाई बताओ तो त्रिज्या से स्टार्टिंग होगी, केंद्र से, ओ ए डी बी ओ, ओ ए डी बी ओ। क्या समझ पाए? लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड, लघु चाप, दीर्घ चाप और लघु त्रिज्य खंड और दीर्घ त्रिज्य खंड के बारे में क्या समझ पाए आप लोग? ठीक है। अब इसमें ये बोला है कि एकांतर खंड मतलब अल्टरनेट सेगमेंट क्या होता है, उसको भी समझने के लिए हमें जीवा के ही बारे में समझना चाहिए बच्चों। देखो, एक ही वृत्त की जीवा और एक बिंदु पर स्पर्श रेखा द्वारा बने कोण के विपरीत खंड को उस कोण का एकांतर खंड कहते हैं। सुनिए, देखिए, इधर देखिए, अगर कोई वृत्त है, मान लीजिए कोई वृत्त है, बातें नहीं, ये कोई वृत्त है, इसका सेंटर यहाँ पर है और इसमें अगर हमें पता करना है कि एकांतर खंड कौन सा होगा, एकांतर खंड अभी पढ़ोगे प्रमेय को, एकांतर खंड में स्थित कोण कैसे होता है, इक्वल होता है, अभी पढ़ोगे। तो एकांतर खंड का मतलब ये हुआ कि एक वृत्त की जीवा और एक बिंदु पर स्पर्श रेखा द्वारा, इधर देखो, एक बिंदु की जीवा और एक बिंदु की स्पर्श रेखा द्वारा, देखो स्पर्श रेखा क्या होती है, जो वृत्त को स्पर्श करते हुए जाए, इसको इंग्लिश में टेंजेंट भी बोलते हैं। जैसे कि सुनो, आप स्पर्श चाहे जहाँ करा दो, मान लीजिए इस बिंदु पर हमने स्पर्श करा दिया, तो हम स्पर्श करते हुए एक जीवा खींचेंगे, वो एक नीचे जीवा खींचेंगे स्पर्श करते हुए, वो जीवा हालांकि नहीं कही जाएगी, वो लाइन कही जाएगी। तो इस प्रकार स्पर्श रेखा हम खींच देंगे इस प्रकार, सही है। और फिर हम एक जीवा खींचेंगे, जीवा क्या होती है, केंद्र से भी होके जाती है और केंद्र से नहीं भी होके जाती है। केंद्र से होके जाएगी वो सबसे बड़ी जीवा होगी और जो केंद्र से होके नहीं जाएगी वो छोटी जीवा होगी। तो हम अब एक जीवा खींच देते हैं, तो जीवा इस प्रकार खींचेंगे कि हमें स्पर्श बिंदु से होके जाती हो। सुनो, अगर स्पर्श बिंदु यहाँ पर है पी पॉइंट, तो स्पर्श बिंदु से होके जीवा ऐसे जाएगी, समझ रहे हो नहीं समझो, ये जीवा हो गया। तो बोला ये गया है कि जीवा और एक बिंदु पर स्पर्श रेखा द्वारा बने कोण के विपरीत खंड को। अब सुनो, इधर देखो, मान लीजिए ये स्पर्श रेखा का नाम जो है पी क्यू है और इस जीवा का नाम पी ए है, क्या है, इसके एकांतर खंड में जो एंगल बनेगा, मान लो यहाँ पर कोई बिंदु डी है तो उसके इक्वल होगा, इसमें जो बना कोण होगा, इधर यहाँ पर जो बना कोण होगा और ऊपर बने कोण के कैसा होगा, इक्वल होगा। क्या ये बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? और ये ऊपर वाला खंड कौन सा खंड होगा, एकांतर खंड, कैसा होगा, इसको कहते हैं अल्टरनेट सेगमेंट, अल्टरनेट। तो ठीक है, अब हम अपनी एक्सरसाइज 10.1 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 10.1 स्टार्ट करते हैं। से रिलेटेड है सर्किल के बारे में आप खूब जानते होंगे, मतलब वृत्त क्या होता है जानते हो,
वृत्त एक चाप का हिस्सा होता है। इस प्रकार हम किसी चाप को नहीं खींचते हैं प्रकार की सहायता से, तो चाप ही क्या होता है, वृत्त होता है। तो वृत्त में दो चाप होते हैं, एक लघु चाप एक दीर्घ चाप। उसी से वृत्त खंड बनता है, एक लघु वृत्त खंड और एक दीर्घ वृत्त खंड, और उसी से लघु त्रिज्य खंड और दीर्घ त्रिज्य खंड बनता है, जैसा जो पीछे बता चुके हैं। समझ रहे हो नहीं? अब देखना क्वेश्चन नंबर 1 में, देखना क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है। किसी वृत्त की एक जीवा 16 सेंटीमीटर लंबी है तथा यह केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। किसी वृत्त की एक जीवा 16 सेंटीमीटर लंबी है। देखो अगर कोई ये वृत्त है तो इसकी जीवा की लंबाई कितनी है, 16 सेंटीमीटर। इस जीवा का नाम हमने दे दिया AB, और ये AB जीवा जो है वो बच्चों 16 सेंटीमीटर लंबी है, 16 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर ये लंबी है। केंद्र इसका बीच में होगा, सही है। हम तो जानते हैं जो केंद्र होकर जाती है वो क्या कहलाती है, त्रिज्या। और त्रिज्या की दूरी कितनी है, देखो जीवा से, तथा यह केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूरी पर है। केंद्र से यह जीवा कितने सेंटीमीटर दूरी पर है, मतलब ये दूरी पर है, तो दूरी मतलब नीचे है दूरी पर, कितनी दूरी पर है, 6 सेंटीमीटर। तो ये 6 सेंटीमीटर की दूरी पर हो गई केंद्र से, सही है। हम तो जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समविभाजित करता है। यहाँ पर अगर कोई पॉइंट C मान लिया जाए तो ये पूरी 16 है, तो आधी आधी कितनी हो गई, 8 हो गई। अब क्या करेंगे कि O को A से मिला देंगे, O को हमने A से मिला दिया, ये भी त्रिज्या ही है। देखिए अब अगर O को A से मिला दिया है तो एक समकोण त्रिभुज बनता हुआ नजर आ रहा है AOC, और इसमें लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो त्रिभुज AOC में अब हमको त्रिज्या निकालनी है ना, हमको क्या निकालनी है, देखिए हमको निकालनी है त्रिज्या। तो त्रिज्या कौन सी होगी बताइए, त्रिज्या होगी OA। त्रिज्या कौन सी होगी, क्या OC त्रिज्या होगी बताइए। OC त्रिज्या नहीं है, बताओ क्यों नहीं है, क्योंकि परिधि तक नहीं गई है, ये परिधि तक नहीं गई है। ये परिधि तक यहाँ तक आ जाती तो ये भी त्रिज्या बन जाती, तो OA त्रिज्या है केवल, समझ रहे हो। तो यहाँ आप लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज AOB में AOC में समकोण त्रिभुज AOC फार्मूला सबको आता होगा, कर्ण का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर। तो 90 के सामने कर्ण कितना है, OA, कर्ण OA का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर, लंब कितना है, हाँ तो लंब OC का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार की बात करें तो AC का स्क्वायर। OA देख लो, OA कितना है, OA R का स्क्वायर इक्वल टू OC कितना है 6, यहाँ कर दिया 6 का स्क्वायर और प्लस AC का स्क्वायर, AC कितना है 8 का स्क्वायर। तो बच्चों देखो इधर R स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 6 से 6 जा, और 8 8 जा 64, 64 में 36 को जोड़ दो 100 हो जाएगा। तो R स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 100। अच्छा स्क्वायर उधर किस में चल जाएगा, स्क्वायर रूट में, स्क्वायर रूट ऑफ 100 कितना होता है 10। तो ये जो त्रिज्या थी बच्चों ना, ये 10 सेंटीमीटर आ गई, त्रिज्या कितनी आ गई। तो ये क्वेश्चन आपके समझ में आया। देखिए अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से समझना, ये थोड़ा वैसा क्वेश्चन है। एक वृत्त के केंद्र के एक ओर स्थित दो समांतर जीवाओं की लंबाइयां 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। मतलब पहली जीवा छोटी है और दूसरी बड़ी है। छोटी जीवा 6 सेंटीमीटर की, बड़ी जीवा 8 सेंटीमीटर की है, ठीक है। ये कहीं और है वृत्त के केंद्र के, इतना बात ध्यान रखना। फिर बोला गया वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, तो दोनों जीवाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो अच्छा पहले तो एक वृत्त बनाते हैं हम लोग। वृत्त थोड़ा टेढ़ा है क्या, सही बना, सही है, चलो सही है। ज्यादा बनाएंगे तो दिक्कत देगा। देखो एक छोटी जीवा की लंबाई कितनी है 6 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई है 6 सेंटीमीटर, और बड़ी जीवा की लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर। ये बड़ी जीवा होगा, इसकी लंबाई है 8 सेंटीमीटर। देखना बच्चों, और वृत्त का केंद्र यहाँ पर होगा। देखिए ये वृत्त का केंद्र वो है। सुनिए ध्यान समझिए, हम जानते हैं वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समविभाजित करता है। तो देखो इस केंद्र से हम लंब डाल रहे, दोनों जीवाओं को पड़ेगा, पहले इस जीवा पर डालेंगे, देखो इस प्रकार। तो इसको समविभाजित कर दिया, 8 को कितने कितने बांट दिया, 4 और 4 में, सही है। फिर यही लंब बढ़ते हुए आगे आ गया, यहाँ पर आ गया, तो इसको समविभाजित कर दिया, कितना कितना हो गया 3 और 3, समझ पा रहे हो, ठीक है। और फिर उसने त्रिज्या भी तो दे रखी थी। त्रिज्या क्या होती है, जो वृत्त के केंद्र से परिधि तक जाए। तो ये क्या होगी त्रिज्या, ये कितनी दी है 5। तो क्या ये त्रिज्या नहीं हो सकती बताइए, ये भी तो त्रिज्या हो सकती है, क्योंकि ये भी तो परिधि तक जा रही है, तो ये भी त्रिज्या हो गई, दिख रही है। तो ये भी 5 हो गई कि नहीं हो गई, ये भी 5 हो गए। अब केवल नाम दे दीजिए, और जीवाओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, मतलब ये दूरी ज्ञात करनी थी भाई, एक जीवा ये और एक जीवा ये, तो इनके बीच की दूरी यही तो हुई, ये दूरी निकालनी है तुमको। तो नाम दे देते हैं O, इसको नाम दे दिया A, इसको नाम दे दिया B, और ये नाम दे दिया C, और यहाँ पर नाम दे दिया D, और यहाँ पर दे दिया E, और यहाँ पर दे दिया ये।
हमको BD की दूरी निकालनी है। किसकी दूरी निकालनी है? BD की। अब BD की दूरी किस प्रकार निकालेंगे ये बात हमको समझनी है। देखो BD की दूरी निकालना बड़ा आसान है। देखो कैसे, पहले आप क्या करें, देखो ये त्रिज्या मालूम, ठीक है, 5 मालूम है कि नहीं मालूम, और ये 4 मालूम है, तो हम कौन सी दूरी निकाल दें, इसमें कौन सी दूरी निकाल, ये जो 4 कौन सी 8 ना समझ लेना, ये वो भी 8 नहीं है, पूरा 8 कौन सी है, ये H ही 8 है, जीवा 8 है, तो हमें इसमें OB निकाल दें। क्या निकाल दें? OB। और इससे क्या निकाल दें? इससे हम निकाल दें इस त्रिभुज में OD। क्या निकाल दें? OD में से OB घटा देंगे, BD की लंबाई निकल आएगी, और BD निकालनी है, जीवा BD की लंबाई निकालनी है, तो क्या करेंगे, OD में से OB घटा देंगे। तो OB निकालने के लिए कौन सा त्रिभुज लेंगे बताओ? AOB। त्रिभुज AOB में, त्रिभुज अब वो तो जानते हो, मैं उसे लिखो ना लिखो, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला जलम जीवा को, हाँ तो वो तो समझते हो। देखो सीधे लगाएंगे पाइथागोरस में, त्रिभुज AOB में। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर। अब AOB में कर्ण देखो कितना है बताइए, 5 है, तो कर्ण 5 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। लंब कितना बताइए? ये अगर कर्ण 5 हो गया तो लंब क्या है? AB, और AB कितना दिया? 4। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? प्लस आधार का स्क्वायर, आधार कितना है? OB। आधार कितना है? और OB तुम्हें निकालना है। 5 5 जा, अब 4 4 जा, ये प्लस का 16 है, इधर किसमें आ जाएगा? -16। उधर क्या रह गया? OB स्क्वायर। समझना ध्यान से। अब 25 में 16 हटा दो, 9, अब ये स्क्वायर किसमें बदल जाएगा? स्क्वायर रूट में, तो उधर बच्चों क्या रह गया? OB। OB की डिस्टेंस कितनी आ गई आपको? 3 सेंटीमीटर। कितनी आ गई? 3। OB तो आ गया। अब क्या निकालते हैं देखिए, OD। OD की कैसे निकालोगे? कौन सी त्रिभुज लोगे? ODE। कौन सी त्रिभुज लेने? अब त्रिभुज ODE है। पाइथागोरस प्रमेय से कैसे वही प्रमेय लगेगी। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण इसमें क्या है देखो, यही तो है OE भाई। कर्ण क्या है? OE जो कितना है? 5। त्रिज्या कितनी? 5, जो केंद्र से परिधि तक गई थी, तो कर्ण OE का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर। लंब देखो सीधा सीधा कितना है? 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार में देखो O से लेके D तक, OD का स्क्वायर। सुनो 5 5 जा 25, 3 3 जा 9, उधर क्या रह गया? OD स्क्वायर। प्लस का 9 है, इधर किसमें आएगा? -9, तो 25 - 9, उधर कितना बचा है? OD स्क्वायर। देखिए 25 में 9 हटाओ, 16, तो OD स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? 16। तो स्क्वायर उधर किसमें बदल जाएगा बताओ? स्क्वायर बदल जाएगा स्क्वायर, हाँ स्क्वायर रूट ऑफ 16, तो OD इक्वल टू कितना आ गया? 4। हालांकि प्लस माइनस दोनों ले सकते हैं, रूट हटाते हैं प्लस माइनस आता है, इसमें माइनस क्यों नहीं लिया जाता है बताओ? क्योंकि इसमें लंबाइयां होती हैं, ये सब क्या होती हैं? लंबाइयां, और लंबाई कभी निगेटिव नहीं होती, लंबाई कभी निगेटिव, तो इसलिए माइनस नहीं लिया जाता है, याद रखना आप लोग। तो एक OD आ गया। हमको तो निकालना था BD, क्यों? तो उसने कहा था जीवाओं के बीच की दूरी निकालो, तो यही तो 2 जीवाएं थी, एक थी EF और एक थी AC, तो इनके बीच की दूरी क्या हो गई बताओ? BD। तो BD की दूरी निकाली, तो BD कैसे निकालोगे बताओ? बड़ी जीवा में से वो बड़े केंद्र वाली दूरी से छोटे केंद्र वाली दूरी को घटा देंगे, निकल आएगी। देखिए ध्यान से हम क्या करेंगे, अगर हमें BD निकालना है तो BD निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? OD माइनस OB कर देंगे, OD माइनस OB। तो OD कितना है आप देख लें 4, और OB कितना है 3, तो कितना हो गया 4 - 3, और 4 में से 3 गया 1 सेंटीमीटर आपके जीवाओं के बीच की दूरी आ गई। क्या समझ में आया क्वेश्चन? देखना चाहो तो क्वेश्चन नंबर 3 है, संलग्न चित्र में BOP इक्वल टू 130 डिग्री। ये BOP एंगल दिया है, BOP कितना दिया है? 130 डिग्री, तथा वो वृत्त का केंद्र है, वो वृत्त का केंद्र है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए जो एंगल पहले दिया होता है उसको लिख लेते हैं। सिंस एंगल BOP दिया है तो हम लिख लेंगे एंगल BOP इक्वल टू 130, एंगल BOP इक्वल टू 130 डिग्री, ठीक है। फिर उसके बाद हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो एक प्रमेय आपको आती होगी कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होना होता है, ठीक है। लेकिन क्या अभी ये पूरा केंद्र पर बना कोण है? नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये देखिए पूरा जब एंगल यहाँ तक घूमता है तो कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 180
180 बनाता है, तो बताइए बचा हुआ कितना रह गया? अगर 180 में 130 चला गया तो कितना हो गया? 50 तो बचा भाई। 180 30 में 50 जोड़े तो तभी तो 180 होगा। तो ये केंद्र वाला कौन सा कोण हो गया बताइए? ये हो गया आपका है BOQ। कौन सा हो गया? और BOQ कितना दिया है? 50। समझ लो कैसे आया है कि निकाल के दिखाएं यहाँ पर। ठीक है, देखिए अच्छा अब ये पूरे में लिखेंगे। सिंध वृत्त के केंद्र पर, वृत्त के केंद्र पर बहुत केंद्र बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। तो अगर 2 गुना होता है तो फिर क्या हो जाएगा? देखिए, इसलिए एंगल ऑफ BOQ, एंगल ऑफ यही तो केंद्र पर बना है। वैसे तो इधर वाला भी बना है, लेकिन इसके लिए केवल यही बना है BOQ। तो BOQ किसका 2 गुना हो जाएगा बच्चों? देखो इधर BAQ का, किसका? ये 2 गुना हो जाएगा। BOQ केंद्र पर बना है, ये 2 गुना हो गया किसका? परिधि वाले का। परिधि वाला कौन सा है? BAQ। परिधि वाला आपका है एंगल ऑफ BAQ। थोड़ा समझना, BOQ कितना दिया है? 50 डिग्री। और उधर 2 टाइम्स ऑफ BAQ कितना दिया बताओ? BAQ कितना दिया? X। तो यहाँ लिख दिया X डिग्री। और X डिग्री का मान आपको निकालना है 25। ये 2 मल्टीप्लाई में है, इधर किसमें आ जाएगा? डिवाइड में। उधर क्या रह गया? केवल X। 50 का हाफ कितना होता है जानते हैं आप लोग? हाँ 25। 50 का हाफ होता है 25। तो यही आपका क्या हो गया आंसर। समझ आया क्वेश्चन? देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ ध्यान दीजिए। संलग्न चित्र में O वृत्त का केंद्र है, कोण AOC का मान ज्ञात कीजिए। देखो AOC का मान निकालना है तुमको क्वेश्चन नंबर 4 में। एंगल ऑफ AOC इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। एंगल ऑफ AOC इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब AOC कैसे निकलेगा थोड़ा ध्यान दो। हम जानते हैं कि वृत्त पर स्थित सभी बिंदु हो और भीतर एक चतुर्भुज बना हो तो उसको हम क्या कहते हैं? चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज पहचान क्या है? जिस चतुर्भुज के सभी शीर्ष किस पर स्थित हो? वृत्त पर। जिस चतुर्भुज के चारों शीर्ष वृत्त पर स्थित हो उसे हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। तो देखो चारों शीर्ष स्थित है, ABCD है, तो शीर्ष लिखेंगे चूंकि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज समूह कोणों का योगफल कितना होता है? 180। ABCD एक अगर ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है तो इसके समूह कोण कौन से होंगे बताइए? D के सामने कौन सा है? B। D के सामने कौन सा है? B। तो लिखेंगे एंगल ऑफ ADC, एंगल ऑफ प्लस एंगल ऑफ ABC। भाई योग होता है 180 ना, प्लस एंगल ऑफ ABC इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180। सही है। अब देखो इधर ABC तो दिया ही है, 140 ADC निकाल देंगे। देखो एंगल ऑफ ADC अब ये कितना दिया है? 140 इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप समझना देखना, तो ये प्लस का 140 है, उधर किस में जाएगा? माइनस में। तो उधर हो जाएगा 180 और माइनस का 140। 180 में 140 को हटाओ, हाँ तो एंगल ऑफ ADC आ जाएगा 40 डिग्री। अच्छा ADC तो आ गया 40 डिग्री, सही है। ADC कितना आ गया? 40 डिग्री। अब बात आती है कि AOC कितना निकालें? AOC कैसे निकलेगा? हम जानते हैं कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का। अब तुम कहोगे परिधि पर तो ये भी बना था, तब ये निकाल लेते हैं। ये परिधि पर तो बना है लेकिन ये परिधि पर नहीं बना है एक्चुअल में। ये कहाँ बना है? नीचे बना हुआ है, त्रिज्यखंड में बना हुआ है, समझ रहे हो? तो त्रिज्यखंड को लेकर के जो एंगल बनता है उसको परिधि पर बना कोण नहीं कहा जाता है। तो परिधि पर कौन सा बना है एक्चुअल में? ये बना है, समझ रहे हो? या ऐसा समझो केंद्र के अपोजिट, केंद्र के ये तो केंद्र के सामने है, अपोजिट मतलब विपरीत में। ये तो केंद्र के सामने है तो सामने वाला थोड़ी लिया जाएगा, अपोजिट वाला लिया जाएगा। तो केंद्र का अपोजिट कौन सा है? D, समझ लो, उसी को परिधि वाला करेंगे। तो हम लिखेंगे चूंकि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। बताइए इधर देखिए,
केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण कौन सा है फिर बताओ, AOC कौन सा है, और 2 गुना हो जाएगा किसके बताओ, एंगल ऑफ ADC के अपोजिट में। तो ठीक है, देखिए हमें निकालना कौन सा है, AOC। तो एंगल ऑफ AOC इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ADC, कितना निकला था 40, और 42 जब बच्चों कितना होता है 80। तो एंगल ऑफ AOC कितना आ गया 80 डिग्री। क्या समझ में आया क्वेश्चन? जाओ क्या बोला गया है कि क्वेश्चन नंबर 5 में देखना आप लोग, क्वेश्चन नंबर 5 में वो की तरफ ध्यान देना। किसी चक्रीय चतुर्भुज में 2 सम्मुख कोण इस प्रकार हैं कि एक कोण दूसरे कोण का 3 गुना है। बड़ा कोण ज्ञात कीजिए। सम्मुख कोण इस प्रकार है चक्रीय चतुर्भुज में। तो चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, जिस चतुर्भुज के चारों शीर्ष वृत्त पर स्थित हो। किस पर स्थित हो, ये वृत्त है, चतुर्भुज बना दो, चारों शीर्ष किस पर, इसी पर स्थित कर दो। देखो कैसे, बन गया चक्रीय चतुर्भुज। और इस चतुर्भुज का नाम क्या दे रहे हैं, ABCD। इसका नाम दे दिया ABCD। भीतर चारों शीर्ष जो है वृत्त पर आ जाए, सब लोग चक्रीय चतुर्भुज हो जाता है। और उसने बोला क्या कि ये कोण अपने दूसरे सम्मुख कोण का, सम्मुख लो सामने वाले का 3 गुना है। तो बताओ कौन सा कोण ले लो, कोई ले लो। मान लो यही हमने ले लिया, ये अगर हमने x ले लिया तो ये 3 गुना सामने वाला है, तो मतलब सामने वाला कितना हो जाएगा 3x। सही है। तो उसने बोला है कि आप जो है बड़ा कोण ज्ञात करो। इसमें बड़ा कोण कौन सा होगा, x 3x। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी तो वही लिखेंगे, क्वेश्चन 5 है ना। प्रॉपर्टी कौन सी होती है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। और ABCD क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। लिखेंगे कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। अगर बच्चों ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है तो चक्रीय चतुर्भुज सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश। सम्मुख बोलो सामने वाले। तो देखो एंगल A प्लस एंगल C, एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल A कितना है बताइए x, और C कितना है 3x, इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री। x में 3x जोड़ दो कितना बनेगा 4x। तो ये बन गया बच्चों 4x इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री। x की वैल्यू निकाल दो तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा बताइए 180। ये 4 मल्टीप्लाई में है, इसे कितना आ जाएगा डिवाइड में, यानी भाग में। 4 चक्कू 2 बच गया, कितना हो गया 20, 4 पंचे 20। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बताइए 45 डिग्री। लेकिन बड़ा कोण बताया था, ये तो छोटा आया। ये कौन सा आया, बड़ा कोण कौन सा है 3x। तो इसलिए बड़ा कोण बच्चों पूछा गया है। तो बड़ा कोण 3x इज इक्वल टू, बड़ा कोण 3x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी है 45। गुणा कर दो, देखो 15 के 5 हंसी लगा, 1 3 चुको 12 और 1 13, 135 अंश यानी 135 डिग्री। क्या समझ में आया क्वेश्चन ये आपके? देखिए अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ ध्यान देना बच्चों। वृत्त की एक जीवा की लंबाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। जीवा की लंबाई, तो जीवा चाहे जहाँ खींच लो, हम यही खींच ले रहे। देखो ये हो गया जीवा, और जीवा का नाम हमने क्या रख दिया PQ। जीवा का नाम क्या रख दिया PQ। अच्छा, त्रिज्या वो होती है जो केंद्र से होकर जाती है। तो केंद्र तो मालूम ही होना चाहिए, केंद्र हो गया। तो त्रिज्या, एक त्रिज्या हो गई आपकी OP, और दूसरी त्रिज्या आपकी क्या हो गई OQ। इस प्रकार यहाँ पर 2 पॉइंट है। तो उसने कहा जीवा की लंबाई त्रिज्या के बराबर है। तो अगर एक त्रिज्या के बराबर है तो दोनों त्रिज्या के बराबर है। क्यों, क्योंकि त्रिज्या आपस में कैसी होती है बराबर। तो अगर ये जीवा इस त्रिज्या के बराबर है तो इसके अपने आप बराबर हो जाएगी, क्योंकि त्रिज्या आपस में कैसी होती है बराबर। और जब तीनों बराबर होंगे चीजें, यहाँ तीनों बराबर हो गए तो फिर क्या हो गया, ये समबाहु त्रिभुज हो गया। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है 60 डिग्री का होता है प्रत्येक कोण। अर्थात ये भी 60 डिग्री होता है, ये भी 60 डिग्री होता है, ये भी 60 डिग्री। पूछा क्या गया है ये देख लीजिए। पूछा गया उस जीवा द्वारा निर्मित लघुवृत्त खंड में स्थित कोण ज्ञात करो। सुनो देखो, वृत्तखंड के बारे में हमने खूब अच्छी तरह से बताया था आपको कि वृत्तखंड क्या होता है। जीवा से उसकी शुरुआत होती है। जैसे अगर PQ जीवा है और यहाँ पर R बिंदु मान ले, तो बताओ वृत्तखंड लघुवृत्तखंड कौन सा होगा, उसका नाम बता दो। लघुवृत्तखंड हो जाएगा आपका PQRP। क्या हो जाएगा PQRP। उसने कहा लघुवृत्तखंड में अंतरिक्ष कोण ज्ञात करो। तो लघुवृत्त में अंतरिक्ष कोण कौन सा होगा, देखो ऐसे ये वाला, ये कोण होगा लघुवृत्तखंड में अंतरिक्ष PRQ। कौन सा होगा, आपको PRQ निकालना है। समझ पाए? यहाँ पर कोई पॉइंट यस मान लो, क्योंकि PRQ वैसे नहीं निकाल पाओगे जब तक आप ये परिधि वाला नहीं मालूम करोगे। समझ रहे हो? तो यहाँ पर रचना करनी पड़ेगी आपको, इस प्रकार रचना करनी पड़ेगी यहाँ पे, इस प्रकार ये रचना करनी पड़ेगी।
अच्छा, आप ये समझते होंगे कि ये तो परिध पर बना है तो डायरेक्ट निकल आएगा, क्योंकि केंद्र पर बना कोण परिध पर बने कोण का दोगुना होता है। तो एक बात हमने तुमसे बोली थी, अभी याद होगा शायद, कि सामने वाले जो लेते हैं अपोजिट वाला परिध वाला लेते हैं। अगर केंद्र वाला नीचे की तरफ बना है तो परिध वाला ऊपर वाला लेंगे, समझ रहे हो, सामने वाला नहीं ले लेंगे। हालांकि परिध पर ही बना है लेकिन सामने नहीं लेंगे, अपोजिट वाला, समझ रहे हो। हाँ, और हमने ये भी बोला था कि जिस चतुर्भुज के चारों शीर्ष वृत्त पर आ जाते हैं वो तो कैसा चतुर्भुज होता है, चक्रीय। तो चक्रीय चतुर्भुज का नाम क्या है बताइए इसमें, PRQS। क्या नाम है, PRQS। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि PRQS एक चक्रीय चतुर्भुज है, क्वेश्चन नंबर 6 में, चूंकि PRQS एक चक्रीय चतुर्भुज है और चक्रीय चतुर्भुज समूह कोणों का योगफल कितना होता है बताओ बच्चों, 180 अंश, अर्थात एंगल ऑफ PRQ और प्लस एंगल ऑफ PSQ, एंगल ऑफ PRQ प्लस एंगल ऑफ PSQ इसको टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के चारों ओर समूह कोणों का योगफल कितना होता है 100। इसको डाल दिया हमने इक्वेशन 5। एक प्रमेय और थी कि परिध पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण परिध पर बने कोण का, हाँ, तो चूंकि केंद्र पर बना कोण परिध पर बने कोण का दो गुना होता है। केंद्र पर बना कोण परिध पर बने कोण का दो गुना होता है, इसलिए केंद्र पर बना कोण कौन सा है बताओ, POQ। कौन सा है, तो एंगल ऑफ POQ। बताओ परिध वाला बता दो फिर, आप सब कहोगे PRQ, ये थोड़ी ना होगा, ये तो सामने बना है, अपोजिट वाला है PSQ। कौन सा हो जाएगा, एंगल ऑफ PSQ का कितना होगा, एंगल ऑफ PSQ का क्या हो जाएगा 2 गुना। अब ये देखिए POQ कितना दिया है 60, POQ दिया है 60, तो 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 2 एंगल ऑफ PSQ। 2 मल्टीप्लाई में इधर कितना आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा आपका एंगल ऑफ PSQ। लेकिन आपको लघुवृत्त खंड में अंतरित कोण ज्ञात करना है, मतलब आपको PRQ निकालना है, सही है। वो इसमें वैल्यू रख देंगे, PSQ आ जाएगा। देखिए ध्यान से, 32 जा 30 दूनी 60, तो एंगल ऑफ PSQ कितना आ गया, PSQ आ गया आपका 30 डिग्री। अब ये PSQ की वैल्यू कहाँ रखते हैं, समीकरण 1 यहाँ लिखेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 1 से PSQ के स्थान पर 30 डिग्री रख दीजिए यहाँ पर, और तो लघुवृत्त खंड में अंतरित कोण आ जाएगा। लघुवृत्त खंड में अंतरित कोण है कौन सा, PRQ। PSQ के स्थान पर जो कितना रख दें 30 डिग्री, और इक्वल टू कितना चला है 180 डिग्री। सुना है प्लस 30 है, उधर किसमें जाएगा माइनस है, तो एंगल ऑफ PRQ इज इक्वल टू आ जाएगा 180 माइनस का 30, 180 माइनस का 30, 180 में से 30 को हटाओ 150। ये आपका लघुवृत्त खंड में अंतरित कोण आया है। क्या कोई बच्चा लघुवृत्त खंड का नाम बता सकता है फिर से हमें, बताओ बताओ क्या है, PRQ। तो लघुवृत्त खंड में अंतरित कोण कौन सा हो गया, PRQ। समझ आई बात, ठीक है। देखना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ देखना। संलग्न आकृत में यदि एंगल DAB 60, देखो ना DAB कंप्लीट एंगल है, पूरा एंगल है 60 डिग्री, और ABD 50 डिग्री, और ABD मतलब इतना एंगल है, सही है 50 डिग्री। तो ACB का मान निकालो, इसका मान निकालना है आपको। तो आपको क्या निकालना है, ACB। देखो ध्यान से, एंगल ऑफ ACB इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और जो गिवन है वो कौन कौन से गिवन है, ये दो गिवन है। बताइए जब 2 गिवन है वो तीसरा निकालना तो क्या करते हैं, एंगल से प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो देखो त्रिभुज ABD में लगा देंगे, क्योंकि इसके 2 मालूम है। देखो एक ये मालूम है कि मालूम तीसरे पे है क्या, तो ABD में क्या लगाते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या कहती है कि त्रिभुज के तीनों एंगल का जो सम होता है, योग होता है, वो 180 अंश होता है। तो त्रिभुज ABD में, त्रिभुज देखो बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, बाई एंगल सम। त्रिभुज के तीनों तक कोणों का योगफल कितना होता है, 2 कोण मालूम हो, तीसरा निकालना हो तो क्या करते हो, घटा देते हैं। तो हमको तीसरा कौन सा निकालना है, एंगल ऑफ ADB।
हमें एडीबी पहले निकालना है। तो एडीबी क्या होगा, 180 में से दोनों को जोड़ घटा देंगे, किनको किनको, 60 और 50 को, यानी 60 + 50, 60 और 50 कितना होता है, हाँ 110। बताइए 180 में से 110 निकल गया, 70 डिग्री। ये कौन सा आ गया, एडीबी। कौन सा आ गया, एक आपने प्रमेय पढ़ी थी, याद है कि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। हाँ, एक ही वृत्तखंड के कोण परस्पर बराबर होते हैं। तो बताओ इसमें एक ही वृत्तखंड के कोण कौन से हैं, एंगल ऑफ एडीबी इक्वल टू एंगल ऑफ एसीबी, एंगल ऑफ एडीबी इक्वल टू एंगल ऑफ एसीबी। अर्थात जितना एडीबी आया है उतना ही क्या हो जाएगा, एसीबी। कहने का मतलब ये हुआ कि एसीबी भी आपका कितना हो गया, 70 डिग्री। एसीबी एंगल भी आपका कितना हो गया, 70 डिग्री। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर। समझना, थोड़ा एक बात और समझो इसमें, क्या आपने ये पहचान पाया, हम तो ये लिख देते हैं कि वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। तो बताइए कौन से वृत्तखंड के कोण बराबर इसमें तुम्हें दिखे, लघु वृत्तखंड के कि दीर्घ वृत्तखंड के? दीर्घ वृत्तखंड का नाम बता सकते हो? अगर हम यहाँ पर पी बिंदु मान लिया, मान लो, और यहाँ पर क्यू बिंदु मान लिया, तो बताओ दीर्घ वृत्तखंड का नाम क्या है? AQBA। बहुत अच्छी बात। हमेशा वृत्तखंड की मेजरमेंट जो होती है, माप जो होती है, वो जीवा को लेके होती है। किसको लेके होती है? अगर हम कहें लघु वृत्तखंड का नाम बताओ तो APBA। अगर हम कहें दीर्घ वृत्तखंड का नाम बताओ तो ABQAB। समझ रहे हो, जीवा को लेकर वृत्तखंडों की माप होती है। तो हमने कहा एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। कहने को अगर यहाँ भी 2 बन जाते तो बराबर हो जाते हैं, तो लघु वृत्तखंड में बने दोनों कोण हैं। और ऊपर 2 बन गए देखो दीर्घ में, तो वो भी बराबर है, क्योंकि हमने बोला है कि एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। वो एक वृत्तखंड का चाहे लघु का हो और चाहे दीर्घ का हो। हालांकि दीर्घ वृत्तखंड था तब ये दोनों बराबर हो गए, क्योंकि ये दोनों कोण कहाँ बने, दीर्घ वृत्तखंड में। समझ में आया क्वेश्चन? नोट कर देखिए, एक्सरसाइज 10.1 का लास्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 8, इसको ध्यान समझना। संलग्न आकृति में BC वृत्त का व्यास है। BC क्या है, वृत्त का व्यास है, क्योंकि ये केंद्र से होके जाता है। समझ रहे हो आप लोग? केंद्र थोड़ा इधर बनाना चाहिए, ज्यादा बीच में बन गया। ये केंद्र से होके जाता है, वृत्त का व्यास है। और BAO 60 डिग्री है। एंगल BAO कितना दिया है, 60 डिग्री। BAO 60 डिग्री। हमें निकालना है ADC इक्वल टू, अब आप समझिए कैसे निकालेंगे आप लोग। इधर देखिए, वही प्रमेय लगाएंगे कि परिध पर, वो केंद्र पर बना कोण परिध पर बने कोण का, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दो गुना होता है। तो इसलिए देखो केंद्र पर बना कोण कौन सा हो जाएगा, थोड़ा ध्यान देना है इधर। केंद्र पर बना कोण ये इसके विपरीत होगा, मतलब कौन सा होगा, AOC। कौन सा होगा, इधर है तो इसके हमने कहा था विपरीत बनता है। अगर ये परिध के विपरीत बनेगा केंद्र वाला कोण, तो BAO दिया तो कौन सा बनेगा केंद्र वाला, AOC। तो एंगल ऑफ AOC ये 2 गुना होगा परिध वाले के। परिध वाला कौन सा बताओ, BAO। तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल ऑफ BAO। समझ रहे हो? तो इधर देखना, एंगल ऑफ AOC इज इक्वल टू, एंगल ऑफ AOC इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई BAO कितना है, 60, और 62 जा कितना होता है, 120। तो एंगल ऑफ AOC कितना आ गया, 120। लेकिन AOC थोड़ी निकालना है, निकालना क्या है, ADC। अब आप ये देख लीजिए, ये कौन सा आ गया, केंद्र वाला। अब केंद्र वाले के विपरीत देखना, AOC के विपरीत कौन सा दिख रहा है बताओ, ADC। कौन दिख रहा है, देखा, वो ये निकालना। देखो इसके विपरीत, ये ऊपर बना तो ये नीचे बना, विपरीत बना, सामने तो बना नहीं, तो इसके विपरीत बना ADC। तो वही फिर से लग जाएगी क्या, कि केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण कौन सा बताओ, AOC। परिध पर बने कोण का 2 गुना होता है। अब परिध पर बना कोण कौन सा बताओ, ADC। इसका 2 गुना कर दो, तो 2 टाइम्स ऑफ ADC। तो AOC कितना आया बच्चों, 120। AOC कितना आया, 120। ये 2 मल्टीप्लाई में इधर किसमें आ जाएगा, डिवाइड में। तो उधर क्या रह गया बताओ, उधर रह गया आपका ADC। समझ आ रहा है? तो एंगल ऑफ ADC कितना आ जाएगा, 120 का हाफ कर दो। एंगल ऑफ ADC इक्वल टू 60 डिग्री। क्या आपके ये क्वेश्चन समझ में आया है?